कर लो। बढ़िया है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घर्षण। घर्षण क्या है? देखिए, जब भी किसी सतह पर कोई वस्तु रखी हुई हो तो ये वस्तु की जो गति है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक, ये वस्तु इस सतह के ऊपर गतिशील हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, और दूसरा कि ये वस्तु इस सतह पर स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, स्थिर अवस्था में भी इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति ये कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा, जीरो बल कार्य कर रहा है, यानी कि गतिशील हो ही नहीं सकती। और दूसरी स्थिति यह है कि इस पर बल तो कार्य कर रहा है लेकिन ये वस्तु फिर भी गतिशील नहीं है। दो स्थितियां है कि एक तो ये गतिशील अवस्था में है और दूसरा ये गतिशील होने का प्रयास कर रही है, या इस पर बल लग रहा है, वो बल इसे गतिशील कराने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में, जिसमें ये गतिशील होने का प्रयास कर रही है लेकिन गतिशील नहीं है, यानी बल तो लग रहा है लेकिन गतिशील नहीं है, और दूसरी स्थिति जिसमें बल लग रहा गतिशील है, उन दोनों ही स्थितियों में इस पिंड की संपर्क सतह, इस पिंड और जो सरफेस है उस सरफेस की संपर्क सतह के मध्य, इस पिंड और इस पृष्ठ के संपर्क सतह के मध्य ऐसा बल कार्य करता है जो इस वस्तु की गति विरोध करता है, यानी इसे गतिशील होने से रोकने का प्रयास करता है। अगर ये गतिशील है तो इसकी गति को कम करने का प्रयास करता है। ये जो बल है वो हमारे द्वारा बाहर से आरोपित बल के सदैव विपरीत दिशा में होता है। इस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। तो अगर मैं घर्षण बल की परिभाषा देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जब भी पृष्ठ के संपर्क में रखी हुई वस्तु उस पृष्ठ पर फिर प्रयास करती है, गति करने का प्रयास करती है या गतिशील होना है, उस स्थिति में इस वस्तु को गतिशील रोकने या ये गतिशील है तो इसके वेग को कम करने के लिए पृष्ठों के संपर्क के कारण, पृष्ठों की संपर्क सतह पर आंतरिक तालाबंदी के कारण, आप कहोगे आंतरिक तालाबंदी क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उन पृष्ठों की संपर्क सतह के मध्य एक ऐसा बल कार्य करता है जो इसकी गति का विरोध करता है। इस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु का पृष्ठ दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने की का प्रयास कर रहा है, फिसलने के लिए तत्पर है या फिसल रहा है या गति कर रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं घर्षण। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक शब्द काम में लिया, आंतरिक तालाबंदी। ये आंतरिक तालाबंदी क्या होती है? देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पृष्ठ हैं, वो जो पृष्ठ हैं वो कभी भी समतल नहीं हो सकते, कभी समतल नहीं होते। ये जो पृष्ठ हैं वो हल्के से उठे हुए या धसे हुए होते हैं। इनका प्रत्येक भाग जो होता है वो हल्का सा उठा हुआ है, धसा हुआ। किसी में ये उठाव धसाव जो खुरदरापन जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा होता है और किसी दूसरे में कम। और जो दूसरी वस्तु है उसमें भी ऐसा ही है। अब अगर मैं इस वस्तु को इस पे रख दूं, इस सतह पर रख दूं, तो हम ये देखेंगे कि सतह का जो धसा हुआ भाग है, ये जो धसा हुआ भाग है, इस धसे हुए भाग में जो दूसरी वस्तु है उसका उठा हुआ भाग फिट हो जाता है, और जो सतह का उठा हुआ भाग है उसमें दूसरी वस्तु का धसा हुआ भाग फिट हो जाता है। इस वजह से इस भाग को आगे बढ़ने के लिए इस पहाड़ी नुमा उठे हुए भाग को पार करना होता है। ये जो स्थिति है इसको कहते हैं हम आंतरिक तालाबंदी। इस स्थिति में ये जो ऊपर वाली वस्तु है इसे निचली वाली वस्तु की सतह पर गति करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। ये अतिरिक्त बल अगर हम लगा पाएंगे तो वस्तु गतिशील रहेगी और नहीं लगाएंगे तो नहीं गतिशील होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पृष्ठ था, उस पृष्ठ पर जब हमने कोई वस्तु को रखा, ये वस्तु गतिशील थी, दोनों संपर्क सतह के मध्य घर्षण हुआ और घर्षण के कारण इसका वेग कम हो गया, ये तो हमारे समझ में आ रहा है। लेकिन आपने ही यानी कि मैंने ही आपको बताया था न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, वो नियम ये कहता है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम ये कहता है कि जो आप ये
पिंड देख रहे हो, इस पिंड पर ये जो बल लग रहा है F, न्यूटन की गति का पहला नियम ये कहता है कि ये जो पिंड है, इस पिंड को अगर मैं नाम A दे दूं तो ये पिंड A स्थिर ही रहेगा तब तक जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। और अगर ये गतिशील है तो ये उसी वेग से उसी दिशा में लगातार गतिशील रहेगा तब तक जब तक कि इस पर बाह्य बल आरोपित नहीं। अगर मैं इन दोनों वाक्यों को थोड़ा सा और खोल करके देखूं तो इसका एक अभिप्राय ये भी निकल करके आता है कि अगर बल लग गया या बल आरोपित हो गया या बल आरोपित कर दिया या बल का मान अशून्य है, बाहर से लगाए गए बल का मान अशून्य है, तो जो स्थिर वस्तु है वो अब स्थिर नहीं रहेगी, गतिशील हो जाएगी। और जो गतिशील वस्तु है उसके वेग में, उसके वेग की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा या दोनों में ही परिवर्तन हो जाएगा, वेग में और वेग की दिशा दोनों में हो जाएगा या दोनों में से किसी एक में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब एक भारी वस्तु हमारे पास में रखी हुई है और उस भारी वस्तु पर बहुत हल्का कोई बल लगाया जाए तो ये वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में नहीं आती। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये वस्तु को हम हिला ही नहीं पाते, गतिशील करना तो छोड़ो, हम इसे हिला ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? न्यूटन का नियम तो ये कह रहा था कि जब ये वस्तु गतिशील थी तो गतिशील रहेगी, स्थिर थी तो स्थिर रहेगी, लेकिन ये स्थिर अवस्था तब तक ही रहेगी जब तक बल नहीं लगाओगे। बल लगाते ही तो इसको गतिशील हो जाना चाहिए, तो हमने तो बल लगाया और ये वस्तु गतिशील हुई नहीं। इसका क्या कारण? इसका क्या कारण है कि ये वस्तु पर बल लगाया लेकिन ये गतिशील नहीं हुई? तो इसका कारण जो दिया गया है, जो इसका वास्तविक कारण अगर हम उसकी चर्चा करें तो हम कहेंगे कि जब भी किसी वस्तु पर, स्थिर वस्तु पर, ध्यान से समझना, में जब भी कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर रखी हुई हो और उस पर कोई बल लगाया जाए उसे गतिशील करने के लिए, तो हम कहेंगे कि वस्तु के गति करने से पूर्व इस बल के कारण ये वस्तु गति करने के लिए तैयार है, ये वस्तु गति करने के लिए तत्पर है, ये वस्तु गति करना चाहती है। इस स्थिति में इन दोनों वस्तुओं के, यानी पृष्ठ और इस वस्तु ए, इस पृष्ठ को भी मैं नाम देता हूं पृष्ठ बी, और वस्तु ए के संपर्क सतह पर एक घर्षण कार्य करने लग जाता है, एक घर्षण बल कार्य करने लग जाता है जो इस वस्तु को गतिशील होने से रोकने का प्रयास करता है। और इस वजह से अल्प बल लगाए जाने पर यह वस्तु ए गतिशील नहीं होती है, क्योंकि ये बाहरी बल F को घर्षण बल निरस्त कर देता है। इस अवस्था में जब वस्तु स्थिर थी उस पर एक अल्प बल लगाया जा रहा था, उस अल्प बल के कारण वस्तु को गतिशील होना चाहिए था, लेकिन इस घर्षण बल के कारण वस्तु गतिशील नहीं हुई। इस घर्षण बल को जो स्थिर अवस्था में कार्य कर रहा है इससे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। इसे हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करने के लिए तत्पर होती है या गति प्रारंभ करने का प्रयास करती है या गतिशील होने के लिए उस पर कोई बल आरोपित किया जाता है, तो उस अवस्था में वस्तु को स्थिर बनाए रखने के लिए दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यह स्थैतिक घर्षण बल बाहर से आरोपित किए गए बल के विपरीत दिशा में होता है और बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से अपन समझेंगे, समझना मेरी बात को। लीजिए कि एक टेबल रखी हुई है किसी कमरे के दरवाजे पर, किसी कमरे के दरवाजे पर एक टेबल रखी हुई है, उस कमरे में एक ही दरवाजा है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। और उस कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिनके आवाज कट रही है वो वापस से रिज्वाइन कर ले में,
ये रोज रोज जो तुम आवाज कट रही है का बहाना करते हो ना बेटा, इससे कुछ नहीं हल निकलेगा। आप ऊंचाई की जगह पे जाके बैठ जाए, बाकी सबको आवाज आ रही है। जो पढ़ना चाहते हैं उन सबको आवाज आ रही है, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ये रोज एक ही मैसेज करोगे आवाज कट रही है, बाकी जब भी आवाज कटती है तो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आती है। बाकी सारे बच्चे कहते हैं कि आवाज आ रही है, तुम 2-3 बच्चे कहते हो आवाज नहीं आ रही है, तो या तो तुम्हारे वहां नेटवर्क में प्रॉब्लम है या तुम्हारे दिमाग के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये बहाना करके हम क्लास से निकल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े, अपना भविष्य खराब कर रहे हो बेटा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभी मैंने इतनी अच्छी बात आपको बताई, लेकिन ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। आवाज मेरी तरफ से स्पष्ट जा रही है, आपके वहां भी नेटवर्क आ रहे हैं और मेरे पास बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज आ रही है। बच्चों बोल के बताओ जिनके पास में आवाज स्पष्ट आ रही है कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, बस बस इतना ही बेटा, इतना ही। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जो मैं उदाहरण ले रहा था उस पर वापस आता हूं कि कमरे में मैंने अंकित को बैठा दिया सपोज, और मैंने अंकित को कह दिया कि भाई अंकित, ये जो टेबल मैंने लगाई है दरवाजे पर, इस टेबल को हटा करके किसी को अंदर मत आने देना। अंकित ने कहा ठीक है सर। फिर मैंने अंकित को कहा, मैंने बेटा थोड़ा ध्यान रखना, तो जोश में मत आ जाना, और ऐसा मत करना कि जब वो अंदर आने के लिए बल लगाए, धक्का दे टेबल को, और तू उस टेबल को आगे जाने से यानी हटाने से रोकने का प्रयास करे और तू ज्यादा बल लगा दे, तो वो जो बच्चा है वो गिर जाए और उसको चोट लगे। वो गिरना भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, कि वो गिरना भी नहीं चाहिए और वो अंदर भी नहीं आना चाहिए। एक व्यक्ति, एक बच्चा, कोई छोटा बच्चा आया, अंकित से काफी छोटा था, ठीक है, वो दरवाजे पर आया और दरवाजे पर रखी हुई इस टेबल पर उसने बल लगाना प्रारंभ किया। बल लगाया कि मैं टेबल को हटा लेता हूं। क्या अंकित खड़ा हुआ था, इसने इसको समझाया कि भाई सर ने मना किया है, आप अंदर मत आओ। ये माना नहीं, ये माना नहीं, ये नहीं माना। इसने कहा नहीं भाई मैं तो अंदर आऊंगा। अंकित ने कहा मैं नहीं आने दूंगा। इसने टेबल को हटाने के लिए 5 न्यूटन बल लगाया। अंकित को कितना बल लगाना चाहिए कम से कम कि ये टेबल नहीं हटे? 6 न्यूटन। 5 न्यूटन मैक्सिमम सर। 5 न्यूटन कम से कम कितना लगाना चाहिए? 5 न्यूटन, जिससे दोनों का बल बराबर हो जाए और वस्तु जैसी है यानी टेबल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहे, यानी बस टेबल जो है स्थिर है, स्थिर ही बनी रहे। ठीक है। अब अंकित ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इससे थोड़ा सा ज्यादा बल लगा लेता हूं। अंकित ने क्या सोचा कि मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा बल लगा लेता हूं। अंकित ने 6 न्यूटन बल लगा दिया। अब 6 न्यूटन बल लगाते क्या होगा? ये टेबल जो है इस पर अंकित के द्वारा लगाया गया बल ज्यादा होगा, इसलिए टेबल अंकित के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में आगे बढ़ जाएगी, यानी दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। और हो सकता है कि ये बच्चा जो है तो इस पर बल लगा रहा है, वो भी इस बल, अंकित के अधिक बल की वजह से गिर जाए। हो सकता है, संभव है। अगर आप कोई आपको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है और आप उसको आगे की तरफ धक्का दे रहे हो, तो दोनों में से जिसका ज्यादा बल होगा उसी तरफ गति होगी। अगर आपने ज्यादा बल लगा दिया तो वह जो व्यक्ति है जिसको आप धक्का दे रहे हो, आपके बल की दिशा में गतिशील हो जाएगा। तो अगर अंकित ने 6 न्यूटन बल लगा दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? टेबल आगे बढ़ जाएगी और हो सकता है इस बच्चे को चोट लग जाए, गिर जाए। यानी अंकित को 5 न्यूटन से कम लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, टेबल हट जाएगी, बच्चा अंदर आ जाएगा। और अंकित ने 5 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो बच्चा चोटिल हो जाएगा। यानी बच्चे को चोटिल होने से बचाने के लिए, चोटिल होने से बचाने के लिए और उस बच्चे को अंदर आने से रोकने के लिए ठीक उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना कि ये बच्चा बल लगा। अब बच्चा भी बड़ा खुराफाती है। क्या किया इसने? अपने एक दोस्त को बुला के लिया है कि चल यार, वो उधर अंकित बैठा हुआ है, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा है, तू मेरे साथ में चल और अपन दोनों मिलकर के टेबल को हटा देते हैं और फिर अपन अंदर चलेंगे, क्योंकि अंदर जो है ना बहुत सारे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, वो अपने को खाने हैं। वो एक और बच्चे को ले आया। जब ये एक और बच्चे को लेकर के आया तो वो गुलाब जामुन दिखे और उन्होंने कहा भाई हमको ये गुलाब जामुन खाने हैं। अंकित ने कहा नहीं, ये तो हमने मेहमानों के लिए रख रखे, सर ने मना किया कि इनको अंदर मत आने देना वरना ये गुलाब जामुन खा जाएंगे, तो इनको मत, मैं तुमको अंदर नहीं आने दूंगा। नहीं अभी सर यहाँ है ही नहीं, हम तो अंदर आएंगे, सर को क्या पता चलेगा, और हमको खाने दे भाई गुलाब जामुन। नहीं माने बच्चे। अंकित भी नहीं माना, क्योंकि वो तो
सर की बात का ध्यान रख रहा है, मेरी बात का ध्यान रख रहा है। तो ये बच्चों ने क्या किया कि चलो अपन दोनों मिलकर के बल लगाते हैं। अब एक बच्चे ने 5 न्यूटन बल लगाया, दूसरे ने भी 5 न्यूटन बल लगाया। कितना हो गया टोटल बल? 10 10 न्यूटन। न्यूटन। 10 10 न्यूटन। न्यूटन। अब अंकित को इन दोनों को आने से रोकना है, इसको कितना बल लगाना पड़ेगा? हम कहेंगे अंकित 10 को भी न्यूटन से 10 न्यूटन बल ज्यादा। लगाना पड़ेगा। अब देखो 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं, ओनली 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो ये अंकित के बल की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। हाँ सर। अंकित खुद ही टेबल को हटा देगा, बाहर निकाल देगा। और कम लगाए थे बच्चे अंदर ले जाएंगे, टेबल को हटा देंगे। यानी कम भी नहीं लगाना और ज्यादा भी नहीं लगाना, 10 न्यूटन। अब देखो अंकित तो अंकित ही है, ये तो नहीं बदला ना। पहले इसने कितना बल लगाया था? 5 न्यूटन। अब कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन। ऐसी वस्तु जो अपने बल के मान को अपने आप परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर ले, उसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स लगाने वाली वस्तु। या इस बल को हम क्या कहेंगे? स्वयं समायोजित होने वाला बल। स्वयं समायोजित होने वाला बल। अब ये बच्चे भी हार मानने वाले नहीं थे। इन्होंने कहा कि यार अपन ऐसा करते, 2 बच्चों को और बुला लाते। अंकित जो है जितना खाना घर से खा के आया था उस हिसाब से ये अधिकतम 18 न्यूटन ही बल लगा सकता था। ये 2 बच्चों को और बुला लाए। एक बच्चा 5 न्यूटन बल लगा रहा है, दूसरा 5 न्यूटन लगा रहा है, तीसरा भी 5 न्यूटन लगा रहा है, चौथा भी 5 न्यूटन लगा रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अंकित इनको रोकने का प्रयास करेगा। रोकने का प्रयास करेगा तो इधर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? जितना अधिकतम ये लगा सकता है। कितना लगा सकता है? 18 न्यूटन। पर क्या इसको ये रोक पाएगा? हम कहेंगे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब 4 बच्चों ने मिलकर के कितना लगा दिया है? 20 न्यूटन लगा दिया। नहीं सर, ठीक नहीं है, रोक पाएगा। तो नहीं रोक पाएगा। यानी मैं क्या कहूंगा कि जब तक अंकित की क्षमता इनको रोकने की है, उतना बल अगर दूसरी तरफ से लगा तो ये वस्तु यानी कि टेबल गतिशील नहीं होगी, और अगर उससे ज्यादा लग गया तो टेबल गतिशील हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब भी इससे ज्यादा बल लगाओगे इस टेबल पर, ये जो बल लग रहा है यानी अंकित का जो अधिकतम बल है, उससे ज्यादा बल जब भी लगाओगे तो अंकित का जो बल है, इधर से आने वाले बच्चे 20 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो अंकित, क्या अंकित ये कहेगा ठीक है यार अब तुम तो 4 आ गए, अब मैं क्या कर सकता हूं, तुम आ जाओ अंदर? ऐसा कहेगा तो इसने तो प्रयास ही नहीं किया। अंकित अगर अपना पूरा प्रयास करे तो अंकित कितना बल लगाएगा? आप कहोगे अंकित लगाएगा 18 न्यूटन बल। 18 न्यूटन। और अगर एक और बच्चा आ जावे और ये टोटल 25 न्यूटन बल लगावे, अब अंकित कितना बल लगाएगा? हम कहेंगे अब भी ये 18 ही लगा सकता है, क्योंकि इसका 18 ही है, 18 से ज्यादा लगा ही नहीं सकता है। यानी कि जब भी इस अंकित के अधिकतम बल से ज्यादा बल लगेगा तो अंकित का बल 18 न्यूटन ही रहेगा। अब इस बात को ऐसे समझना, ध्यान से समझना, बहुत काम की बात है। ये अंकित है ना, इस ये वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, अंकित का बल घर्षण बल है, और जो वस्तु वो है बच्चों का बल, ये घर्षण बल है। जब बाहर से 5 न्यूटन बल लग रहा था तो अंकित का बल भी 5 न्यूटन था। जब बाहर से 10 न्यूटन बल लग रहा था तो अंकित का बल भी 10 न्यूटन था, यानी घर्षण बल भी 10 न्यूटन था। जब बाहर से 20 न्यूटन बल लगा तो इस अंकित के बल का मान अधिकतम बल हो गया, यानी कि 18 न्यूटन हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो ठीक उतना ही घर्षण बल भी कार्य करने लगता है। जितना बाह्य बल लगता है उतना ही घर्षण बल कार्य करने लगता है, लेकिन इस घर्षण बल का मान एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे इस अंकित का मान, अंकित के बल का मान 18 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। और जब भी उस निश्चित सीमा से ज्यादा बाह्य बल लगाया जाता है तो घर्षण बल का मान अधिकतम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि घर्षण बल का कोई फिक्स मान नहीं, जैसे अंकित के बल का कोई फिक्स मान नहीं है। कभी ये 5 न्यूटन हो रहा है, कभी ये 10 न्यूटन हो रहा है, कभी ये 12 न्यूटन हो रहा है, कभी ये 15। लोगों को जितना लोग अंदर आने के लिए बल लगा रहे हैं उतना ये बल
बाहर की तरफ लगा रहा है, इसका फिक्स मान नहीं है, लेकिन इसका अधिकतम मान है वो फिक्स है। इसका खुद का मान फिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो मान है वो अधिकतम जो मान है वो फिक्स है। तो जो घर्षण होता है, घर्षण बल जो होता है वो कब लगता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। और जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो एक बल इन दोनों के संपर्क सतह के कारण हमेशा ऊपर की ओर लंबवत कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये जो घर्षण बल होता है स्थैतिक अवस्था में, इसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, जिसे एफ एस से व्यक्त करते हैं। ये जो एफ एस है ये इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है। ये घर्षण बल इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना होगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान से प्रभावित होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। उस स्थिति में एक सपाट सतह पर रखी हुई वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान भी अधिक होगा। तो ये जो घर्षण बल है वो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें तालाबंदी भी अलग अलग होती है, इसलिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहूं तो हम कहेंगे कि एफ एस का जो मान है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर एक स्थिरांक आएगा, जिसको हम कहेंगे म्यू एस आर। ये म्यू एस जो है इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब एक बहुत खास बात है, मैं यह बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि बराबर का चिन्ह लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ एस यानी स्थैतिक घर्षण बल है उसका मान फिक्स हो गया कि इतना ही है। हम क्या कहेंगे? नहीं, इसका मान फिक्स नहीं है। इसका मान कितना है? हम कहेंगे घर्षण बल का मान फिक्स नहीं है, लेकिन अगर मैं अंकित के बल को घर्षण बल मानूं तो हम कहेंगे कि जो घर्षण बल है एफ एस उसका मान फिक्स नहीं है। उसका मान कभी 5 होता है, कभी 10 होता है, कभी 15 होता है, कभी 12 होता है, पर क्या कभी भी 18 न्यूटन से ज्यादा हो पाएगा अगर मैं अंकित के बल को घर्षण बल मानूं तो? क्या कभी भी 18 न्यूटन से ज्यादा हो पाएगा? तो हम कहेंगे कभी नहीं भी सर। 18 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा। यानी घर्षण बल का मान एक निश्चित मान से हमेशा या तो कम होता है या बराबर होता है। या तो उस निश्चित मान से हमेशा कम होगा या बराबर होगा। अब वो जो निश्चित मान है उस निश्चित मान से या तो कम होगा या बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि घर्षण बल का जो मान है जिसको हम क्या कह रहे हैं? म्यू एस आर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? म्यू एस आर। अभी अभी हमने ये निकाला म्यू एस आर। ये म्यू एस आर जो है ये घर्षण बल का जो मान है वो इस म्यू एस आर से या तो म्यू एस आर से या तो छोटा होगा, सॉरी ये म्यू एस आर जो है वो इस बल के मान से, स्थैतिक घर्षण बल के मान से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ले लेता हूं कि म्यू एस आर, ये जो घर्षण बल है ये है, मान लो अधिकतम है, इसका मान है 18 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे कि घर्षण बल का एक्चुअल मान क्या है? ये है म्यू एस आर। तो हम कहेंगे भाई ये जो म्यू एस आर है या तो ये 18 न्यूटन के बराबर होगा और या फिर इससे छोटा होगा। ये है घर्षण बल। इस 18 न्यूटन यानी अधिकतम मान से या तो बराबर होगा या छोटा होगा। और इसीलिए जो घर्षण बल है उसका मान हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं घर्षण बल म्यू एस आर का मान, म्यू एस आर का जो मान है वो हमेशा इस बल से, स्थैतिक घर्षण बल जिसको हम कहते हैं, उसके बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान एक निश्चित मान से छोटा या बराबर हो सकता है। अब अगर हमें अधिकतम मान लेना है, अगर हमें अधिकतम मान लेना है तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर हमें एक बराबर का चिन्ह काम में लेना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम मान अगर हमें लेना है तो मैक्सिमम मान जो होता है इसका वो होता है म्यू एस इंटू आर। यानी जैसे ही आप बराबर का चिन्ह ले लोगे तो आपके पास में ये मान अधिकतम मान आ जाएगा। बराबर का चिन्ह जब आप लोगे तो आपके पास में अधिकतम मान आ जाएगा। एफ एस मैक्सिमम यानी स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान तब हो सकता है जब ये बराबर हो म्यू एस आर। मैंने चिन्ह जो था वो थोड़ा सा 1 मिनट कंफ्यूजन हुआ है, चिन्ह उल्टा तो नहीं लगा दिया।
एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस आर। एस आर से हमेशा छोटा होगा या बराबर। हाँ, चिन्ह हमने उल्टा लगा दिया था कि हम ये कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल का जो मान है वो हमेशा इस म्यू एस आर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या तो इस म्यू एस आर से छोटा होगा या बराबर होगा। और अगर मैं इस म्यू एस आर का मान अगर मान लो मैं 10 न्यूटन मान लो थोड़ी सी देर के लिए, तो हम कहेंगे कि भाई जो स्थैतिक घर्षण बल है उसका मान या तो इस 10 न्यूटन से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। अगर मैं ये कहूं कि स्थैतिक घर्षण बल का मान इस म्यू एस आर यानी जिसको मैं 10 न्यूटन मान रहा हूं उससे छोटा होगा या बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम कितना होगा। चलो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपके पास में जो राशि है जिसको मैं आर से व्यक्त कर देता हूं, रुपए हैं, ये या तो 10 रुपए के बराबर हो सकते हैं या इससे छोटे हो सकते हैं, यानी इससे कम हो सकते हैं। तो आपके पास में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए हो सकते हैं। ऐसे ही जो घर्षण बल है उसका जो मान है वो अगर हमें निकालना है स्थैतिक अवस्था में, तो इस घर्षण बल का मान हमेशा इस म्यू एस आर से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। ये कहां से आया है म्यू एस आर? एफ है हमारे पास में आर, और इस प्रोपोर्शनिटी को हम हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा प्रोपोर्शनिटी को हटाने पर म्यू एस आर। लेकिन हम यहां बराबर का चिन्ह नहीं ले सकते। बराबर का चिन्ह क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो घर्षण बल है उसका मान, इस घर्षण बल का मान हमेशा बदलता रहता है। इस घर्षण बल का मान हमेशा बदलता रहता है। जितना बाह्य बल लगता है ठीक उतना ही घर्षण बल भी लगता है। लेकिन जब भी बाह्य बल का मान घर्षण बल से ज्यादा होता है, जब भी बाह्य बल का मान घर्षण बल से ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में घर्षण बल होता है उसका मान अधिकतम हो जाता है। जब भी बाह्य बल का मान घर्षण बल, तो घर्षण बल का मान 20 न्यूटन है, तो बाहर से अगर आपने 21 न्यूटन बल लगाया, 22 न्यूटन बल लगाया, 23 न्यूटन बल लगाया, 25 न्यूटन बल लगाया, तो घर्षण बल लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो घर्षण बल है स्थैतिक घर्षण बल, उसका मान एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। हमेशा उस निश्चित सीमा से या तो बराबर होगा या कम होगा। वापस से इसको एक उदाहरण से समझूं मैं कि घर्षण बल का अधिकतम मान अगर 20 न्यूटन है, तो मैं कहूंगा कि बाहर से जब भी आप 20 न्यूटन से बल से कम लगाओगे बल, तो घर्षण बल भी 20 न्यूटन से कम लगेगा। अधिकतम मान 20 का मतलब ये नहीं कि हमेशा 20 न्यूटन ही, इसका मतलब यह है कि अगर आपने 20 न्यूटन से कम बल लगाया तो घर्षण बल का मान भी 20 न्यूटन से कम होगा। अगर आपने 5 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण बल का मान भी 5 न्यूटन होगा। आपने 7 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण बल मान 7 न्यूटन होगा। और अगर आपने 20 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण बल का मान भी 20 न्यूटन होगा। पर आपने 22 न्यूटन बल लगा दिया तो घर्षण बल का मान 22 न्यूटन नहीं होगा, घर्षण बल का मान अपने अधिकतम मान के बराबर होगा, यानी कि 20 न्यूटन होगा। यानी कि इस घर्षण बल का मान एक निश्चित मान के या तो हमेशा बराबर होता है, जिसे हमने इस उदाहरण में 20 न्यूटन लिया है, या इससे हमेशा कम हो सकता है। वो निश्चित मान है म्यू एस आर। उदाहरण में तो हमने 20 न्यूटन ऐसे ही मन से ले लिया, पर जिस निश्चित मान से ये कम होता है वो कितना है? वो है म्यू एस आर। तो घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण बल का मान इस म्यू एस आर से या तो हमेशा कम होगा या बराबर होगा। और अगर ये बराबर हो गया तो हम कहेंगे ये अधिकतम हो जाएगा। यानी इसका जो अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है वो होता है म्यू एस आर। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कितना होता है? म्यू एस आर। ये जो म्यू एस आर है, जो इसका अधिकतम मान है, इसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। यानी कि अगर इससे ज्यादा बल आपने लगा दिया तो वस्तु गतिशील हो जाएगी, इससे कम बल लगाया तो वस्तु गतिशील नहीं होगी। इस म्यू एस आर का अभिप्राय यह है कि अगर इससे कम बल लगाया है तो वस्तु गतिशील नहीं होगी, और अगर इससे ज्यादा बल लगा दिया है तो वस्तु गतिशील हो जाएगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि यहां एस जो है वो स्टैटिक अवस्था के लिए, स्थैतिक अवस्था के लिए लिया गया। ठीक है, ये किस अवस्था के लिए गया? स्थैतिक अवस्था, यानी कि स्थिर अवस्था के लिए। इसी प्रकार से अगर हम गतिशील अवस्था की बात करें तो जब कोई वस्तु किसी एक सतह पर गतिशील होती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह के मध्य एक अवरोधी बल कार्य करता है जो इसकी गति का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं गतिक घर्षण बल। और जैसे हमने स्थैतिक घर्षण बल के लिए देखा कि स्थैतिक घर्षण बल का मान एक निश्चित मान से हमेशा कम या उसके बराबर होता है,
ठीक उसी तरीके से जो गतिक घर्षण बल होता है, जो गतिक घर्षण बल होता है, उसका जो मान होता है जिसको हम कहते हैं एफ के, वो भी आर के ही प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का एक स्थिरांक आता है, वो जो स्थिरांक है उसको हम कहेंगे म्यू के, और जो एफ के यानी गतिक घर्षण बल है, इसका मान इस म्यू के से हमेशा छोटा या इसके बराबर होगा। तो जैसे अभी हमारे पास में आया था एफ एस इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस आर, और अब हमारे पास में आया है एफ एस एफ के बराबर म्यू के आर। इससे एक बात तो पक्की पता चल गई है कि गतिशील स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में, दोनों ही अवस्था में घर्षण बल का मान परिमाण में अलग अलग है। क्योंकि यहां देखोगे परिमाण में आ रहा है म्यू आर, यहां आ रहा है परिमाण में म्यू के आर, तो परिमाण में अलग अलग है, लेकिन व्यवहार एक जैसा है। व्यवहार एक जैसा है होने का मतलब कि जब बाह्य बल इस म्यू एस आर या म्यू के आर से कम होता है तो घर्षण बल का मान भी उतना ही होता है। लेकिन जब भी बाह्य बल का मान इस म्यू एस आर या म्यू के आर से ज्यादा होता है तो घर्षण बल का मान इस मान से अधिक नहीं बढ़ सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये म्यू एस आर और ये म्यू के आर क्या है। म्यू एस आर जो है वो कहलाता है स्थितिक घर्षण गुणांक और म्यू के आर कहलाता है गतिक घर्षण गुणांक। ये वस्तु की द्रव्यमान, ये वस्तु की जो प्रकृति होती है, उसकी सतह की जो प्रकृति है, या हम कहें कि वस्तु की सतह और जिस सतह पर ये गति कर रहा या गति करने का प्रयास कर रहा, उन दोनों के गुणों पर निर्भर करता। अब अगर मैं अधिकतम मान लेता तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान तो होता है एफ एस बराबर म्यू एस आर, ये इसका अधिकतम मान है, मैक्सिमम। और गतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है वो होता है म्यू के आर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं और यहां से इस आर को इस तरफ ले जाऊं तो म्यू के और म्यू एस के फॉर्मूले हमारे पास में क्या आएंगे। म्यू एस बराबर हमारे पास में हो जाएगा म्यू एस बराबर एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर, और म्यू के बराबर हो जाएगा हमारे पास में एफ के मैक्सिमम अपॉन आर। यानी परिभाषा क्या हो गई स्थैतिक घर्षण गुणांक की। हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर घर्षण बल का मान स्थैतिक अवस्था में अधिकतम हो, यदि किसी पिंड पर घर्षण बल का मान स्थैतिक अधिकतम हो तो इस अधिकतम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। यदि किसी पिंड पर स्थैतिक अवस्था में, स्थिर अवस्था में घर्षण बल का मान अधिकतम है तो इस अधिकतम घर्षण बल, जिसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। और यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में अधिकतम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात गतिक घर्षण गुणांक म्यू के कहलाता है। एक तीसरी गति होती है लोटनिक गति, जिसे हम क्या कह सकते हैं, गतिशील अवस्था में दो तरह की गति है, एक जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है या आगे बढ़ रही है, और एक ऐसी गति है जिसमें वस्तु घूर्णन गति करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल का जो पहिया होता है वो अपने अक्ष पर घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, और उसमें जब ये आगे बढ़ता, देखो जैसे मान लो आपने ये एक टेबल है और इस टेबल पे आपने एक बुक को रख दिया और बुक को आप धक्का दे रहे हो, तो जब तक आप धक्का दोगे जब तक ये गतिशील रहेगा। इस बुक का केवल एक पृष्ठ ही, इस बुक का केवल एक पृष्ठ सतह के संपर्क में रहेगा। लेकिन अगर यही एक साइकिल का पहिया होता तो हर बार इस साइकिल के पहिए का अलग भाग इस पृष्ठ के संपर्क में आता। ऐसी जो गति है जिसमें हर बार अलग भाग संपर्क में आता है, इसको हम कहते हैं लोटनिक गति, जिसमें वस्तु घूर्णन भी करती है और आगे भी बढ़ती है। तो घूर्णन गति में वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है उस घर्षण बल को हम कहते हैं एफ लोटनिक इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर आर। यहां आर फॉर रोटेशनल है। ठीक है, वही बात
कि जो लोटनी गति में घर्षण बल है उसका मान इस म्यू आर से या तो हमेशा कम होगा या बराबर होगा। यानी कि म्यू आर का मान अगर मैं 15 न्यूटन मानूं तो हमेशा लोटनी घर्षण बल का मान या तो 15 न्यूटन होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर बाहर से 3 न्यूटन बल लगाए तो ये जो लोटनी घर्षण बल का मान है इसका मान भी 3 न्यूटन होगा। बाहर से 15 न्यूटन बल लगाया है तो इसका मान भी 15 न्यूटन होगा। बाहर से 18 न्यूटन बल लगा दिया तो लोटनी घर्षण बल का मान अपने अधिकतम मान के बराबर यानी 15 न्यूटन होगा। और अगर 25 न्यूटन बल लगा दिया बाहर से तो भी इसका मान अधिकतम यानी 15 न्यूटन ही होगा। इसलिए इन तीनों बलों को, स्थैतिक घर्षण बल जो लोटनी गति में कार्य करता है, इन तीनों बलों को हम सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स यानी कि स्व समायोजित होने वाले बल मान लगातार बदलते रहते हैं तब तक जब तक कि बाहर से लगाया गया बल इनके अधिकतम मान से छोटा हो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस की, गतिक घर्षण गुणांक और लोटनी घर्षण गुणांक म्यू आर की, तो म्यू एस का मान सबसे बड़ा होता है, म्यू के का उससे छोटा और म्यू आर का उससे भी छोटा। इसका मतलब यह हुआ कि स्थैतिक अवस्था में जो घर्षण है वो सर्वाधिक होता है, गतिक अवस्था में घर्षण थोड़ा कम कार्य करता है और लोटनिक अवस्था में घर्षण और भी कम होता है। और इसीलिए भारी वस्तुओं को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनकी गति को लोटनिक गति कराने का प्रयास किया जाता है या उनमें ऐसी चीजें लगा दी जाती है जो लोटनिक गति करती है। जैसे पहिए, आपको एक बड़े काउंटर को अगर ले जाना है एक से दूसरे पर तो उसके नीचे पहिए लगा दो, पहिए लगाते पहिए लोटनिक गति करेंगे और घर्षण का जो मान है वो सबसे कम हो जाएगा। और लोटनिक घर्षण में घर्षण का मान कम होता है, इसीलिए उस वस्तु को पहियों के एक से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। इसका एक कारण और भी है, वो वृत्ताकार होते हैं या लोटनिक गति जो वस्तु करती है उसका एक सूक्ष्म भाग ही पृष्ठ के संपर्क में आता है और इसलिए भी घर्षण का मान बहुत कम होता है। तो तीनों घर्षणों की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब भी किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में बल लगाया जाए और वस्तु इस गतिशील होने का प्रयास करे लेकिन गतिशील नहीं हो पाए तो उस अवस्था में यानी स्थैतिक अवस्था में जो उस पर घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वस्तु की गतिशील अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं और वस्तु की लोटनिक गति में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। इन सभी बलों के मान से अधिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन सभी बलों को हम कुछ इस तरीके, एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर, एफ के इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू के आर और एफ आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर आर। यहां पर एफ एस स्थैतिक घर्षण बल है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है, एफ के गतिक घर्षण बल है, म्यू के गतिक घर्षण गुणांक है, एफ आर जो है वो लोटनिक घर्षण बल है और म्यू आर लोटनिक घर्षण गुणांक है। इस तरीके से आज का ये टॉपिक जो है घर्षण वो समाप्त होता है। इसको आप दोहरान करें और